हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो इन दिस लेक्चर वीडियो सीरीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज चैप्टर नंबर 17। सो बिफोर स्टार्टिंग देखो मैं बता दूं कि एज ऑफ वी हैव डिस्कस्ड लूसेंट हिस्ट्री, लूसेंट ज्योग्राफी एंड आफ्टर पॉलिटी विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ वी विल डिस्कस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखो वाई वी आर डिस्कसिंग लूसेंट बुक। देखो द पर्सन और द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, देखो उसके लिए ना ये बुक बहुत अच्छा है फॉर रिवीजन पर्पस। ठीक है, इसमें सारा डेटा फैक्ट जो है बहुत कॉन्सोलिडेट टर्म में फॉर्म में इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, एज इन देखो अगर पॉलिटी वाले सेक्शन को आप ले लेते हो तो अगर आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है और लक्ष्मीकांत के बाद अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ी हुई होंगी, मतलब एनसीईआरटी पढ़ा होगा फिर लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, तो उसके बाद नोट्स मेकिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वो तो बना नहीं। इन केस बना है देन वेल इट्स फाइन, इफ़ नॉट तो ये जो लूसेंट के बुक का जो नोट्स है ना, मतलब ये जो नोटबुक है, सॉरी ये बुक जो है ये इसमें बहुत सिनॉप्सिस के टर्म्स में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, मतलब आई थिंक ईच एंड एवरी टर्म्स दिया हुआ है। सो यू कैन रिलाई ऑन दिस फॉर योर रिविजन पर्पसेस। तो ये बेसिकली अगर एग्जाम बहुत सामने है तो आप रिविजन पर्पस के लिए इस बुक को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप दैट आई हैव रिपीटेड दिस थिंग्स मल्टीपल टाइम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में सबसे पहले ये बेसिकली रिकमेंड किया गया था भाई सरदार स्वरण सिंह कमेटी, और जिसमें से 11 इन नंबर है टोटल, जो इनकॉर्पोरेट किया गया है आर्टिकल 51 ए में। पार्ट 4 ए है ये, पार्ट 4 हमारा क्या है डीपीएसपी, और आर्टिकल 35 से लेकर 51 क्या है डीपीएसपी, और 51 ए जो है वो अब क्या स्टार्ट होता है, टोटल 11 इन नंबर, वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है जो बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, अब देखो इस आर्टिकल के अंतर्गत देखोगे, इन दिस आर्टिकल इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। क्या क्या है ड्यूटी, देखो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं सारा 11 जो अवॉइड करना है, मतलब टू ऑलवेज, मतलब अबाइड मतलब व्हाट वी से उसके तहत चलना है। ठीक है, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। ठीक है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। चेरिश मतलब उसके आधार पे चलना है, जो बेसिकली इंस्पायर करता है हमारे नेशनल नेशनल स्ट्रगल को जो फ्रीडम की तरफ लेके गया था। साथ ही साथ अपहोल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये मैंने पहले ही बताया है ना, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया। डिफेंड करना है कंट्री को, टू डिफेंड द कंट्री, टू प्रमोट द हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। ठीक है, हार्मनी एंड भाईचारा, ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो रिच हेरिटेज जितने भी हैं उसको प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, ये 7th नंबर है। 8th नंबर क्या कहता है, डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर्स और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को। 9th है जो बेसिकली सेफगार्ड करता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, और 10th जो है बेसिकली स्ट्राइव करता है टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज़। 11 नंबर जो है, जो लास्ट है, वो क्या कहता है कि प्रोवाइड करना है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन, जो बेसिकली टू हिज चाइल्ड और वर्ड्स एज केस में बी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, है ना। अब देखो नोट में क्या है, दो 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है बेसिकली ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, 11th वाला। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्ट इन्फोर्समेंट करेगा कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ठीक है, सीधा इन्फोर्समेंट नहीं करना है, लागू नहीं होगा। नॉर फॉर एनी सैंक्शंस टू प्रिवेंट देयर वायलेशन, साथ ही साथ कोई ऐसा सैंक्शन भी नहीं है जो फंडामेंटल ड्यूटी को खारिज करेगा, रोकेगा। राइट, अब देखो क्या है प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कैसे करोगे, चैप्टर नंबर 18 हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो अल्ट्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन, कुछ ऐसा प्रोविजन होगा जिसमें चेंजेस की जरूरत होगी, उसी को अल्ट्रेशन मतलब अल्टर करना है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन को जो कंसिडर नहीं किया गया है, मतलब आर नॉट कंसिडर्ड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सच प्रोविजन जो है उसको क्या कहा जाएगा, वो अल्टर किया जाएगा बाय पार्लियामेंट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, वो सिंपल मेजॉरिटी से वो अमेंड कर दिया जाएगा। और दूसरा कोई प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा वो कैसे चेंज किया जाएगा, वो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट जो प्रिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 368 में। ठीक है, देखो अगर लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो तो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो आपको ऐसे वो ध्यान रखना होगा कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, देखो अगर देखते हैं तो इन केस ऑफ द प्रोविजन विच अफेक्ट द फेडरल स्ट्रक्चर, रेटिफिकेशन जो है, रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो भले कोई बिल पास हो जाए या फिर कोई भी पेपर आ जाए जो कि इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जब तक उसमें साइन, हस्ताक्षर नहीं होगा तो वो उस पेपर का कोई वैल्यू नहीं है। तो द साइन is called as an ratification. ठीक है, the ratification by the legislature of at least half of the states is required before the bill is presented to president for his assent, है ना। लगभग कितना, सिंपल मेजॉरिटी बता रहा है कि
एटलीस्ट, मतलब बिल इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है वो होना चाहिए। द मैनर ऑफ इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, वो रिफर कहाँ किया गया है, आर्टिकल 54, 55, जो को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट चैप्टर में अगर आप पढ़ते हो तो बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल 54, 55 पढ़ना है। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन और स्टेट्स, वो कहाँ पे है, आर्टिकल 73 और आर्टिकल 162। ये है आर्टिकल 73 जो है वो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन है, वहीं आर्टिकल 162 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए, है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है, तो आर्टिकल 241 चैप्टर 4 ऑफ पार्ट 5 और चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डील करता है। फिर से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 241 चैप्टर 4, वहीं पे हाई कोर्ट चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6, ठीक है। उसके बाद देखो उसमें शायद यहाँ दिया नहीं है, अगर आपको पता होना चाहिए। देखो एब्सोल्यूट, मतलब देखो अगर हम लोग अमेंडमेंट्स पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे देखो अमेंडमेंट में आपका कौन सा आ जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी, राइट। उसके बाद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कुछ चीज खुद से पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव मेजॉरिटी, फिर आपका आ जाएगा स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। ये स्पेशल मेजॉरिटी जो होगा ना वो एज पर आर्टिकल 368 हो जाएगा और एक आर्टिकल 61 हो जाएगा। 61 जो बेसिकली 2000 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पर, ठीक है। अब देखो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, प्रेसिडेंट हो गया था, ये आपको कुछ पता होना चाहिए था, सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। आप एक बार खुद से गूगल भी करके देखोगे, अगर यहाँ पे कहीं भी इसका टर्म्स एंड मतलब कुछ ऐसा कुछ टर्म होगा जो बताने लायक होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कहाँ तक गए, फिर एज ऑफ लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, किस चीज़ के लिए, एनी ऑफ द लिस्ट इन 7th शेड्यूल। उसके बाद देखो 7th शेड्यूल किसके लिए है, वो स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट है। तो अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, आर्टिकल 80, 81, ये कहाँ पे है, 4th शेड्यूल में, कौन सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन पार्लियामेंट, ठीक है। अब प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ, 368 अगर मैं बता दूँ तो देखो 368 ना बेसिकली अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से ये मतलब डील करता है, ठीक है। जैसे देखो अगर मान लो इसमें 368 के हिसाब से अब देखते हैं तो 50% जो है ना, यहाँ पे लिखते हैं 50% ऑफ टोटल मेजॉरिटी, ठीक है, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए, बेसिकली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होता है उसके लिए आर्टिकल 368 को यूज़ किया जाता है। इमरजेंसी का प्रोविजंस को भी एज एन आर्टिकल 368 के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देर इज़ नो, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, देर इज़ नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो प्रोवाइड करेगा, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं है जो प्रोवाइड करेगा फॉर बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अमेंडिंग द प्रोसेस। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी नहीं है, ठीक है, वो पार्लियामेंट खुद से कर लेता है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनिशिएट किया जाएगा ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ बिल फॉर द पर्पस इन अर्लियर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो पहले ही आपको एक बिल इनिशिएट करना पड़ेगा, कहाँ पे, फॉर द पर्पस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में से एक हाउस में। अमेंडमेंट बिल जो है वो शुड बी पास्ड बाय ईच हाउस बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। देखिए मैंने आपको स्पेशल मेजॉरिटी बताया, अब देखिए स्पेशल मेजॉरिटी होता क्या, ये आप देख लो। तो स्पेशल मेजॉरिटी एज इन आर्टिकल 368 आप मान सकते हो, एज पर आर्टिकल 368। तो मैंने आपको बता दिया प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। उसके बाद एज पर आर्टिकल 368 वाला हो गया ना, हाँ। और आर्टिकल 61 वाला है, वो जरूरत नहीं है ना, इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड भाई मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। भाई देखो इस बुक का ना यही खासियत है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ ना छूटा नहीं है। देखो मुझे लगा नहीं दिया होगा तो मैंने यही बता दिया, लेकिन एक्चुअल में देखो यहाँ पे प्रेजेंट भी है ना। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैंड करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड्स अमेंड इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अमेंडमेंट बिल सॉरी आफ्टर द प्रेसिडेंट्स असेंट इट्स अकॉर्ड टू इट। अब देखो द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। देखो ये है क्या, कैसे ब्लेंड करते हैं कि
कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारा वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी क्या है, फ्लेक्सिबल भी है। वो कैसे है, देखो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इज रिजिड। तो अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है रिजिड है सो फार एज इट रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजोरिटी एंड अ स्पेशल प्रोसीजर, है ना। देखो वहाँ पे कोई सेपरेट बॉडी नहीं है जो अमेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब देयर इज नो सेपरेट बॉडी फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन एग्जिस्ट इन सम अदर कंट्रीज, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकते हैं कोई भी बिल और प्रपोजल जो बेसिकली अमेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब बेसिकली अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो द बिल शुड बी इनिशिएटेड और पास्ड इन द पार्लियामेंट, मतलब ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर। साथ ही सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 368, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड करेगा बिल आर टू बी पास्ड बाय पार्लियामेंट इन सेम वे एज एन ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। जो भी प्रोविजन जो रहेगा ना आर्टिकल 368, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड करेंगे किसी बिल को आर टू बी पास बाय द पार्लियामेंट इन सेम वे एज एन ऑर्डिनरी बिल। साथ ही साथ प्रोसीजर जो है, जो जॉइंट सेशन जो बुलाया जाएगा, देखो आपको ये याद रहना है, जॉइंट सेशन जो है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, डिसाइड किया जाता है। तो प्रोसीजर फॉर जॉइंट सिटिंग जो है इज नॉट एप्लीकेबल टू द बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जॉइंट सिटिंग होता क्या है, देखो इन केस इफ अ बिल इज पास्ड फ्रॉम ए लोकसभा एंड इट इज गिवन टू, मतलब अगर वो पास हो जाता है लोकसभा में और वो राज्यसभा को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और राज्यसभा को जवाब नहीं देता है, मतलब नाइदर रिजेक्ट इट आइदर रिजेक्ट्स द बिल और डज नॉट गिव एनी आंसर, तो वहाँ डेडलॉक हो जाएगा। तो डेडलॉक में जॉइंट सेशन बुलाया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है बेसिकली नॉट रिक्वायर्ड है फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीवियस सैंक्शन नहीं लाता है, जैसे मनी बिल आपको इंट्रोड्यूस करवाना है ना, तो आपका प्रीवियस ये रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए, लेकिन प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, जो बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगा उसमें नहीं चाहिए। साथ ही साथ रिक्वायरमेंट जो है वो रिलेट करेगा टू द रैटिफिकेशन बाय विच द स्टेट लेजिस्लेचर जो ज़्यादा रिलायबल है देन द करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन लेटर रिक्वायर्स रैटिफिकेशन बाय 3/4 ऑफ द स्टेट्स। अब देखो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 इन 1971 देखते हैं। तो देखो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 इन 1971 हैज़ मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, जो बेसिकली एसेंट देगा बिल को किसके लिए, अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। देखो फिर से पढ़ते हैं, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 368 इन 1971 जो है ये क्या करता है, उन्होंने एक ऑब्लिगेटरी बनाया प्रेसिडेंट को कि आप एसेंट देंगे बिल को जो कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर रहे हैं। जब ये पास हुआ, जब ये प्रेजेंट किया गया, व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड टू हिम आफ्टर द पासेज बाय लेजिस्लेचर। ये कहाँ पे है, ये 24th अमेंडमेंट 1971 में। मतलब इनकेस अगर आपको बिल लाया जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसेंट देना पड़ेगा। अब देखो यहाँ हम पढ़ते हैं एक क्वेश्चन कि वेदर फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल, क्या फंडामेंटल राइट अमेंडेबल है। तो देखो गोलकनाथ एक केस था, तो आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता कि गोलकनाथ केस आया कहाँ था, ठीक है। आई होप दैट आपने कमेंट किया होगा, नहीं किया होगा तो 1967 में आया था, ठीक है। तो अंटिल द केस ऑफ गोलकनाथ सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनअमेंडेबल, ठीक है। गोलकनाथ केस सबसे पहले बोला जाता है कि कोई भी पार्ट अनअमेंडेबल नहीं है। वहीं पे गोलकनाथ केस जो यहाँ 1967 में है, ए मेजॉरिटी ऑफ 6 जज इन अ स्पेशल बेंच ऑफ 11 overruled the previous decision and held that if any such right to be amended, a new constitution assembly must be convened for making a new constitution or radical changing it, ठीक है। यहाँ मैं बता देता हूँ यहाँ क्या कह रहा है कि देखो गोलकनाथ केस 1967 में एक 6 जज बेंच, मेजॉरिटी ऑफ 6 जज बेंच ने क्या बताया कि अगर आप ओवररूल करते हो प्रीवियस डिसीजन को और हेल्ड करते हो कि दैट कोई भी चेंजेस, कोई भी राइट जो है वो बेसिकली इज टू बी अमेंडेड, तो न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो क्या करेगा, कन्वीन करेगा कि आप वो जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हो वो उसमें रेडिकल चेंज क्या है, ठीक, उसमें चेंजेस क्या है वो बताना है। अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इन 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 क्या हेल्ड करता है कि कोई भी अमेंडमेंट करते हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन को और वो पास किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 368, वो विल नॉट बी लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13, ठीक है। देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आप किसी की फंडामेंटल राइट्स को खींच नहीं सकते हो, ठीक है। और वहीं पर अगर आप अमेंड करते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये लोग ने एक लूप होल निकाला था कि लॉ को हम लोग अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हम लोग CAA कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर रहे हैं, तो एक्ट हो गया। तो यहीं पे खेल होता है, ठीक है। विल नॉट बी अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 और वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड
दैट इट टेक्स अवे द इफेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब आर्टिकल 13 के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हो, अगर हम कुछ अमेंडमेंट लाते हैं तो ये नहीं कह सकते हो कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है, यू आर अफेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ठीक है। मतलब इसका ये कहना है ना कि आर्टिकल 13 के अंदर जो है वो ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, ऑर्डिनरी लॉ है, और वो आप उसको एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एज एन आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। अब देखो, वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इटसेल्फ वाज चैलेंज इन केस ऑफ केशवानंद भारती केस। इसमें 1973 में बोला जाता है कि ठीक है, वॉट एवर द सिचुएशन में भी यू कांट, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट यहीं पे आया था कि पार्लियामेंट जो है उसके बाद पावर है एब्राइज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368, ये आ गया था। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हनन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन आया था कि इन केस ऑफ केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स ओन डिसीजन गिवन इन द केस ऑफ गोलकनाथ केस, कि गोलकनाथ केस में बोला गया था ना कि नथिंग इन द पार्लियामेंट इज अनअमेंडेबल, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बोला कि पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकते हैं कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स इन अकॉर्डेंस विद, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। एज इन यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि कोई भी चेंजेस अगर आप लाते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, तो एज इन आर्टिकल 13 के अंतर्गत उसको नॉर्मल लॉ एज ट्रीट किया गया है, ठीक है। आई होप दैट यू आर गेटिंग। अब देखो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अब देखो यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है इन अकॉर्डेंस विद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनुसिडेट किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इन केशवानंद भारती केस, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट केस ऑफ केशवानंद भारती दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बेसिकली अल्टर नहीं किया जा सकता है बाई एनी अमेंडमेंट आर्टिकल, बाई एनी अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 368 के अंतर्गत कुछ ऐसा प्रावधान है विच कैन नॉट बी चेंज बाई अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 31C जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया बाई 25th अमेंडमेंट एक्ट, जो प्रोवाइड करता है कि अगर कोई लॉ सीक करता है या फिर इम्प्लीमेंट करता है DPSP कंटेन इन आर्टिकल 39B और C, दैट इज रिगार्डिंग द सोशलिस्ट कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री सच लॉ जो है वो वॉइड नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्टिकल 14 और 19। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है लेटर हेल्ड दैट आर्टिकल 368 जो है वो डिड नॉट एम्पावर पार्लियामेंट, वो मतलब आर्टिकल 368 जो है वो पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं करता है कि आप कोई भी टू टेक अवे, मतलब कोई भी अगर आप चेंजेस लाते हो तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए आप एज एन मना ही नहीं कर सकते हो। मतलब जुडिशियल रिव्यू शुड बी ओवर देयर इन द नेम ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं आर्टिकल 31C है क्या। देखो आर्टिकल 31C अगर आपको क्लियर रहेगा ना, देखो जब आर्टिकल 31C आया था ना, कहाँ गया कर सर, हाँ आर्टिकल 31C जब आया था ना, देखो हुआ यहाँ पे ना, ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कि वैलिडेशन ऑफ लॉ विच आर मेड इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट DPSP। तो DPSP का कौन सा वैलिडेशन आपको करना है, कौन सा लॉ का, तो DPSP के आर्टिकल 39B और 39C ये दोनों को क्या करना है, इवन इफ दे आर कॉन्ट्रवेंशन विद फंडामेंटल राइट्स के साथ अगर DPSP के आर्टिकल 39B और 39C को इम्प्लीमेंट अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो और वो फंडामेंटल राइट्स को हानि कर रहा है ना, जो फंडामेंटल राइट्स के कौन से आर्टिकल 14 और 19 को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप तो गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको जुडिशियल रिव्यू से दूर नहीं रख सकते हो, यही कहना था, ठीक है। जो चैलेंज कर दिया गया था इस टोटल को ना, चैलेंज कर दिया गया केशवानंद भारती केस में और बोला गया कि ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, पर जुडिशियल रिव्यू शुड बी ओवर देयर, यहीं पे वही कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप दैट थोड़ा मैंने ओवरव्यू दिया था, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो आर्टिकल 39B दैट इज रिगार्डिंग द सोशलिस्ट कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्स, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मान लो ना, सच लॉ जो है वो वॉइड नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ आर्टिकल 14 और 19, मतलब सबके लिए इक्वालिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और राइट आर्टिकल 19 फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा सबको इक्वल होना चाहिए। तो वही बोला कि ठीक कोई बात नहीं, पर आप जुडिशियल रिव्यू को हटा नहीं सकते हो, कोर्ट ये कहता है। अब देखो 42nd अमेंडमेंट 1976 जो है वो इंसर्ट करते हैं 2 क्लॉज को इन आर्टिकल 368, जो बेसिकली इफेक्ट करेगा कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड,
ये जो क्लॉज जो है बेसिकली नलिफाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन मिनर्वा मिल्स केस, ठीक है। मतलब देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है वो इंसर्ट करता है 2 क्लॉज इन आर्टिकल 368, जो बेसिकली क्या इफेक्ट देगा कि देखो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कभी भी क्वेश्चन उस पर उठाया जा सकता है कोई भी कोर्ट में और किसी भी ग्राउंड में। तो लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है मिनर्वा मिल केस में। देयर आर 3 implications ऑफ डिसीजन इन द केशवनाथ भारती केस। 3 implication कौन सा है? एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है मे बी अमेंडेड एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर आर्टिकल 368। आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो एज पर आर्टिकल 368, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नो रेफरेंडम और रेफरेंस जो है टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज रिक्वायर्ड टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पूछताछ की जरूरत है। साथ ही साथ बेसिक फीचर या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आप अमेंड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी अमेंडेड। अब देखो देयर इज नो लिमिट लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन सो मेनी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट, मतलब ये बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बार बार इंदिरा गांधी के टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आ जा रहा था, तो बाद में पूछा गया कि एक्चुअल में ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो देखो अब यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा है कि देयर इज नो लिमिट इन द लिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी लिस्ट नहीं है कि सिर्फ इतने दायरे में आपको रहना है। इन सो मेनी डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड different things. A basic feature जो prominent है among them are as following: supremacy of the constitution, rule of law, principle of separation of power, objective specified in the preamble to the constitution, judicial review of article 32, federalism और secularism। मतलब ये सब बता रहा है द सोवेरेनिटी एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्ट्रक्चर, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नॉट एवरी फीचर ऑफ इक्वालिटी बट द क्विंटेंस ऑफ इक्वल जस्टिस। उसके बाद एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पार्ट 3, कंसेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू बिल्ड अ वेलफेयर स्टेट, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिमिटेशंस अपॉन द अमेंडिंग पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 368, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इफेक्टिव जस्टिस और पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 और 142, है ना। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ये देखो बहुत अच्छा इस किताब का ये भी है ना कि सारा चीज़ एक जगह करके दे देता है। अब मान लो आप ऐसे नोट्स बनाते हो तो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको एक जगह नोट्स बनाना होगा, लेकिन ये नोट्स बना हुआ है। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू रीड दैट एंड बाई हार्ट। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए। देखो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 ये क्या कहता है कि देखो दिस अमेंडमेंट एक्ट एडेड आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 6 एंड ब्रॉड चेंजेस इन द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द पर्सवेंस। मतलब कहाँ पे चेंजेस ला रहा है? तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी में चेंज लेके आया है इन पर्सवेंस विद द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट, जिसमें 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ऐड किया गया था बाई इट। 9th शेड्यूल ऐड किया गया था एज इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। अब देखो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये इंपॉर्टेंट है 1956 वाला। थ्रू दिस अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट के तहत इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो पॉसिबल हुआ था। मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ये कब से पॉसिबल हुआ है? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जो बेसिकली क्या करता है तो कैटेगराइज करता है स्टेट को इनटू पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और सीज करता है हेंसफोर्थ, जिसमें से पार्ट सी स्टेट जो है वो रीडिजिग्नेट किए गए हैं यूनियन टेरिटरीज में। मतलब पार्ट सी स्टेट जो है वो क्या है? एज ए यूनियन टेरिटरी, और जो सीट्स जो है इन राज्यसभा एंड यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर वो बेसिकली रीएलोकेट किया गया। साथ ही साथ ये क्या इफेक्ट देता है? इट ऑल्सो इफेक्ट द चेंज रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। मतलब किस तरह आप एक्टिंग जज को अपॉइंट करते हो हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में एंड देयर जुरिडिक्शंस एक्सेट्रा। उसके बाद 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 वाला जो है ये क्या करता है? ये इनकॉर्पोरेट करता है दादरा एंड नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 वाला दादरा एंड नगर हवेली को एज ए यूनियन टेरिटरी के नाम से चेंज करता है। फिर 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 जो है वो इंक्लूड करता है टेरिटरी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव इनटू इंडियन यूनियन। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 वाला है वो इंसर्ट करता है आर्टिकल 371A, जो बेसिकली स्पेशल प्रोविजन देता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड। 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वहीं पे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1962 वाला वो पौडीचेरी, कराईकल, माहे, यनम और फॉर्मर फ्रेंच टेरिटरी जो है बेसिकली स्पेसिफाई किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ पौडीचेरी, नाउ पुडुचेरी। ये इनेबल करता है कि यूटी जो है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौडीचेरी, जिसके पास अपना लेजिस्लेचर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होगा।
उसके बाद 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 जो है, मतलब आर्टिकल 324 बेसिकली अमेंड किया गया है, जो क्लैरिफाई करता है कि ड्यूटी ऑफ इलेक्शन कमीशन जो है, मतलब क्या करता है आर्टिकल 324 जो अमेंड करता है और क्लैरिफाई करता है कि इलेक्शन कमीशन का क्या ड्यूटी है। 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बताता है, जो कि 1966 में आया था। ये साथ ही साथ डिप्राइव करता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर है वो अपॉइंट कर सकते हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल, किसके लिए, जो डिसाइड करेंगे इलेक्शन डिस्प्यूट्स को, मतलब इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। ये बेसिकली सिंधी लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया एज अ 15th रीजनल लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल। और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 जो है, ये बेसिकली रिटेलिएटरी एक्ट है ऑफ पार्लियामेंट, जो न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट किसके इफेक्ट को, जो जजमेंट ऑफ गोलकनाथ केस को है। साथ ही साथ अफर्म करता है कि पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि आप अमेंड कर सकते हो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को, जो फंडामेंटल राइट को भी आप अमेंड कर सकते हो आर्टिकल 368 और 13 के तहत। लेकिन ये ऑब्लिगेटरी करता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना एसेंट देंगे, जो अमेंड करेगा बिल को, व्हेन दे आर प्रेजेंटेड टू हिम, ठीक है, वो मतलब उसको एसेंट देंगे। साथ ही साथ 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1971 वाला, ये बेसिकली क्या कहता है कि दिस अमेंडेड withdrew the reorganization recognitions to the rule of princely states और privy purse were abolished, ठीक है, मतलब रूल्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स खत्म 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से। उसके बाद 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ये बेसिकली क्या करता है, सिक्किम को फुल फ्लेजेड स्टेट बनाता है ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975, ये क्या कहता है, क्लैरिफाई करता है कि डिक्लेरेशन जो है इमरजेंसी का प्रेसिडेंट के द्वारा और प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट के द्वारा और गवर्नर के द्वारा किया जाता है, वो चैलेंज नहीं किया जाता इन एनी कोर्ट और एनी ग्राउंड। ये देखो, ये उसके कुछ देर बाद ना ये हट जाएगा। उसके बाद देखो 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1975 वाला, ये डिस्प्यूट्स और क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है बेसिकली टेकन आउट ऑफ परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मतलब ये लोगों का जितने का यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना जितने का नाम दिया हुआ है ना यहाँ पे उनको आप जुडिशियल रिव्यू में नहीं ला सकते हैं उनका अपॉइंटमेंट, ठीक है। देखो कुछ चेंजेस आएंगे यहाँ पे, है ना। अब देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है। तो देखो 42nd अमेंडमेंट मेड फंडामेंटल चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। साथ ही साथ ये इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब इट इनकॉर्पोरेट्स द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। क्या करता है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इन द प्रियम्बल। फंडामेंटल ड्यूटी जो है बेसिकली ऐड किया गया पार्ट 4A में, है ना। ये कब हो रहा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हो रहा है, ठीक है। मतलब 3 वर्ड इनकॉर्पोरेट किया गया, किस जैसे कि सोशलिस्ट, स्ट्रक्चरल और इंटीग्रिटी प्रियम्बल में। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया पार्ट 4A में, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो वेयर गिवन द प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ज़्यादा तवज्जो दिया गया एज कम्पेयर टू फंडामेंटल राइट्स, एंड एनी लॉ मेड टू दिस इफेक्ट बाय द पार्लियामेंट जो है वाज केप्ट बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बाय द कोर्ट। साथ ही साथ इट मेड द पावर ऑफ पार्लियामेंट सुप्रीम सो फार एज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वाज कंसर्न। साथ ही साथ ये ऑथराइज करता है कि सुप्रीम कोर्ट को कि ट्रांसफर करेंगे सर्टेन केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट और रीडिफाइन करेंगे रिट जुरिडिक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट। साथ ही देखो बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, अभी पहले पढ़ते जाओ, ठीक है। साथ ही साथ इट प्रोवाइड करता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल फॉर द स्पीडी जस्टिस। साथ ही साथ एम्पावर करेंगे सेंटर को कि आप डिप्लॉय करिए आर्म फोर्स इन एनी स्टेट जो डील करेगा ग्रेव लॉ को, साथ ही साथ अदर सिचुएशंस को। साथ ही साथ ये प्रेसिडेंट को भी ऑथराइज करते हैं कि आप ऐसा प्रोक्लेमेशन बनाइए इमरजेंसी का फॉर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री और टू होल ऑफ द इंडिया। इट मेड इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये कब आता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट प्रेसिडेंट शुड एड ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और टेनवर ऑफ लोकसभा जो है और स्टेट असेंबली वॉज इंक्रीज बाई 1 ईयर, है ना, इमरजेंसी लगा था। अब देखो 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1977, तो हुआ क्या कि 43rd अमेंडमेंट जो है ओमिट कर दिया गया मेनी आर्टिकल्स इंसर्टेड इन 47 अमेंडमेंट। साथ ही साथ रिस्टोर करता है कि जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट विच हैज़ बीन कर्टेल्ड अंडर 47 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, देखो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बेसिकली 1978 को आया था, सितंबर 1979 को ये बेसिकली लग गया था। तो देखो अमेंडमेंट जो है बेसिकली क्या करता है, देखो बहुत सारा एज एन अमेंडमेंट जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आया था उसको ये खत्म करेगा। देखो अमेंडमेंट जो है वो ब्रॉड बाय द जनता पार्टी गवर्नमेंट विच रिपील्ड सम ऑफ द चेंजेस अफेक्टेड बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। साथ ही साथ मतलब मैंने आपको जस्ट बताया ना कि बहुत सारा एज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगा जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो प्रोविजंस आए थे उसको ये खत्म करेगा, हटाएगा। और बेसिकली लाया गया था भाई जनता पार्टी गवर्नमेंट। राइट टू प्रॉपर्टी जो है बेसिकली टेकन अवे फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और प्लेस्ड इन न्यू एक्ट आर्टिकल 300A। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो आर्टिकल 300A में ले आया गया और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स उसको एज एन कंसिडर कर दिया गया। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है बाय द प्रेसिडेंट वो कुड बी क्वेश्चन इन अ कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैड मेड इट इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी का जो प्रावधान है प्रेसिडेंट के द्वारा जो है बेसिकली वो एज इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इम्यून कर दिया गया था जुडिशियल रिव्यू से, वो अब उसको हटा दिया गया, मतलब इट कैन बी इन अ जुडिशियल रिव्यू फॉर्म। साथ ही साथ इट ब्रॉड द रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशंस अंडर द पार्लियामेंट्री कंट्रोल और इन आर्टिकल 352 रिगार्डिंग नेशनल इमरजेंसी द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब द वर्ड जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है वो बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर दिया गया बाय आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। साथ ही साथ ऑथराइज करता है प्रेसिडेंट को कि आप प्रेफर करें बैक द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंस्ट्रक्शन बट मेड इट बाइंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द रिकंसिडर्ड एडवाइस। मतलब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मतलब उनके एडवाइस में काम करेंगे, ये अथॉरिटी देता है प्रेसिडेंट को कि आप रेफर करिए एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन प्रेसिडेंट को बाइंडिंग है ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। साथ ही साथ पावर ऑफ द कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड स्पीकर वॉज रिस्टोर्ड। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो है ऑन पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड। ठीक है, प्रोटेक्शन पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब देखो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 जो है बेसिकली ये अमेंडमेंट जो है वो कब लाया गया था, ड्यूरिंग द राजीव गांधी रेजिम विद द व्यू, इसका व्यू क्या था कि आप क्या करोगे, एंड करोगे पॉलिटिकल डिफेक्शंस को। साथ ही साथ ऐड किया 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कंटेन करेगा मोड्स फॉर द डिसक्वालिफिकेशन इन द केस ऑफ डिफेक्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद देखो 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 जो है ये बेसिकली ये कब आया था तो 1987 में मतलब एज इन इन्फोर्स में आया था। तो 55th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये टुक प्लेस विद अ स्पेशल पावर गिवन टू द गवर्नर। साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द 30 मेंबर स्टेट असेंबली, ये किसको, अरुणाचल प्रदेश को। अब 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 ये गोवा जो है वाज मेड फुल फ्लेजेड स्टेट विद अ स्टेट असेंबली बट दमन एंड दीव स्टेट एज अ यूटी, ये एज एन यूटी रह गया। उसके बाद यहाँ पे 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 जो है बेसिकली एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वाज प्रोवाइडेड टू पीपल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। वहीं पे 61st ये इंपॉर्टेंट है, देखो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं एज एन सिर्फ पढ़ ले दे रहा हूँ, है ना। 61 मतलब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1988 वाला ये बेसिकली ब्रॉट अबाउट एन अमेंडमेंट टू द आर्टिकल 326 फॉर द रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स, मतलब वोटिंग एज को घटा के 21 साल से 18 साल कर दिया गया था। 62nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 जो है बेसिकली इंक्रीज करता है पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द सीट जो प्रोवाइड करेगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। फिर से ये इंक्रीज करता है रिजर्वेशन मतलब पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो प्रोवाइड किया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को फॉर अनदर 10 ईयर्स, वो और 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया अप टू 2000 AD। साथ ही साथ रिजर्वेशन जो है एंग्लो इंडियन का थ्रू नॉमिनेशंस इन केस ऑफ देयर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वाज एक्सटेंडेड अप टू 2000 AD, मतलब एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन जो है उसको भी बढ़ा दिया गया, अब तो ये खत्म हो गया है ना। अब देखो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 जो है एक नेशनल कमीशन है जो फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए है, जो बेसिकली विथ वाइड पावर जो प्रोवाइड किया जाता है टू टेक केयर द कॉजेस ऑफ SC एंड ST। उसके बाद देखो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 जो है ये बेसिकली आर्टिकल 239 AA और 239 AB है जो बेसिकली इंसर्ट किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या करेगा
प्रोवाइड करेगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो डेजिग्नेट करेगा यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कब? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 को एज एन फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली आप कह सकते हो। उसके बाद 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ये बेसिकली अल्टर करेगा आर्टिकल 54 और 368 को, जो बेसिकली इंक्लूड करेगा मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी इन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब 69 कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूजन ऑफ दिल्ली और 70th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पौंडीचेरी को भी इलेक्टोरल कॉलेज में इंक्लूड करना है। 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 बेसिकली इंक्लूड करेगा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट इस बार, ठीक है ना, ये इस बार 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो है ये बेसिकली क्या करेगा, ये इंस्टीट्यूशंस ऑफ पंचायती राज जो है वो रिसीव करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी स्टेटस और लेजिटिमेसी। और 11th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया, जो डील करेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज से। साथ ही साथ इट ऑल्सो इंसर्टेड 9 कंटेनिंग द आर्टिकल 243, मतलब इट इंसर्टेड पार्ट 9 जो कंटेन करेगा आर्टिकल 243, 243A और 243O, है ना। अब देखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो देखो एक हो जाता है हमारा पंचायती राज के लिए और दूसरा होता है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये बेसिकली किसके लिए है, प्रोवाइड करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी टू म्यूनसिपैलिटी, जो इंसर्ट करेगा पार्ट 9A जो कंटेन करेगा आर्टिकल 243P टू 243ZG और 12th शेड्यूल जो बेसिकली डील करेगा विद द आइटम्स कंसर्निंग द म्यूनसिपैलिटीज़। उसके बाद 78 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 जो है ये बेसिकली अमेंड करेगा 9 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंसर्ट करेगा 27 लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स। साथ ही साथ इसके बाद आफ्टर दिस टोटल नंबर ऑफ एक्ट जो है वो इंक्लूड करेगा 9 शेड्यूल में, वो कितना हो जाएगा 284, है ना। अब देखो 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1999 ये बेसिकली अमेंड करेगा आर्टिकल 334 को, जो बेसिकली एक्सटेंड करेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST। कौन सा? आर्टिकल 334 को किसके लिए? इन लोकसभा, मतलब SC ST और एंग्लो इंडियंस के लिए इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कितना? अप टू 60 ईयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टिल 2010। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 82 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2000 में लाया गया था, ये बेसिकली क्या करता है, ये अमेंड करता है रिस्टोर्ड द रिलैक्सेशन इन qualifying the marks and standard of evaluation in both job reservation और promotion to scheduled caste and scheduled tribe, जो basically which was set aside by Supreme Court जजमेंट इन 1996। उसके बाद देखो ये 84th वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 ये क्या कहता है कि ये अमेंडमेंट जो है ये प्रोवाइड करता है कि till the publication of relevant figures of first census after 2026 the ascertainment of the population of the state for the following purposes shall be made on the basis of census shown against each of them। जैसे देखो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 55 एंड 1971 के सेंसस के हिसाब से होगा। अलॉटमेंट ऑफ सीट टू ईच स्टेट इन लोकसभा इन 1971 सेंसस के हिसाब से होगा। मतलब जब तक सेंसस नहीं होता है तब तक आप 1971 सेंसस के हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ देर में ये चेंज भी होगा। देखो डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू द टेरिटोरियल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ये 1991 के सेंसस से होगा। वही कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 170 ये 1991 के सेंसस से होगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और अलॉटमेंट ऑफ द सीट लोकसभा ये 1971 है, बाकी सारा 1991 है। मतलब टेरिटोरियल मतलब डिवीजन ऑफ स्टेट्स इनटू टेरिटोरियल लोकसभा, उसका कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और रिजर्वेशन ऑफ सीट ऑफ SC एंड ST इन लोकसभा ये 1991 सेंसस के हिसाब से हो रहा है। सिर्फ प्रेसिडेंट का इलेक्शन और सीट जो है ईच स्टेट इन लोकसभा वो 1971 के हिसाब से हो रहा है। लेकिन वही स्टेट में टेरिटोरियल लोकसभा जो रहेगा, डिवीजन ऑफ स्टेट इन टेरिटोरियल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब होगा वो 1991 के सेंसस से हो रहा है, ठीक है। अब देखो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है ये बेसिकली अमेंडमेंट जो है लिमिट करेगा कि मिनिस्टर का जो साइज है ना सेंटर और स्टेट में, देखो इस क्लॉज के हिसाब से देखोगे तो एक न्यू क्लॉज लाया गया है
क्लॉज 1 का सेक्शन ए, जो क्या कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा इन द सेंटर और विधानसभा इन द स्टेट। मतलब ये कह रहा है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जितना भी मेंबर है लोकसभा में, चाहे जितना भी मेंबर है विधानसभा में, टोटल मिनिस्टर्स का नंबर। साथ ही साथ एक न्यू क्लॉज 1B जो ऐड किया गया आर्टिकल 75 में, वो क्या प्रोवाइड करता है कि मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो बिलोंग करेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के हु इज डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट हाउस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन शैल ऑल्सो बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर एंड क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 75। मतलब अगर वो मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं रहते हैं तो वो मिनिस्टर भी नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हाउएवर द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट, वो कितना से कम नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी लेस देन 12 इन स्मॉलर स्टेट्स लाइक सिक्किम, मिजोरम एंड गोवा, है ना, याद रखना है आपको। अब देखो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये बेसिकली अमेंडमेंट जो है ये 8 शेड्यूल का, मतलब इट अमेंडेड द 8 शेड्यूल को अमेंड करता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज इंसर्टेड 4 न्यू लैंग्वेजेस इन द नेमली बोडो, डोगरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक क्या था 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या कहता है, ये मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को ऐड किया था 8 शेड्यूल में। उसके बाद 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 4 न्यू लैंग्वेजेस को ऐड करता है। देखो लैंग्वेजेस इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार ये करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा था। तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दोनों याद रखना है। 71 से मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ऐड किया गया था, 92nd से 4 न्यू जैसे कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड किया गया है। आफ्टर दिस टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज कितना होता है, 22 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 जो है हाँ, जो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन इन एडमिशन इन प्राइवेट अनएडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स के और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार यूजीसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रहा था तो इसमें ये करंट अफेयर्स में आप एज एन ले सकते हो। उसके बाद 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 जो है ये एक्सक्लूड करता है बिहार को फ्रॉम द प्रोविजन टू क्लॉज 1 ऑफ द आर्टिकल 164, जो बेसिकली क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करेगा कि देयर शैल बी अ मिनिस्टर इन द चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर हु मे बी इन एडिशन बी चार्ज ऑफ द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस इन बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। अभी उड़ीसा में है, मतलब उड़ीसा एंड अभी उड़ीसा है। ये बेसिकली एक्सटेंड करेगा प्रोविजन क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 164 जो बेसिकली टू न्यूली फॉर्म्ड स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। मतलब मिनिस्टर जो है वो क्या करेंगे, शेड्यूल वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रहेंगे वो अब छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए भी रहेंगे अपार्ट फ्रॉम बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, है ना। 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 जो है ये एक्सटेंड करता है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा, कौन सा 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और स्टेट असेंबली टू अनदर 10 ईयर, ठीक है। एक्सटेंड करता है रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फॉर मोर 10 ईयर्स, दैट इज बियॉन्ड जनवरी 25, 2010। साथ ही साथ टाइम पीरियड जो है ऑफ 60 ईयर्स अंडर आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लैप्स करेगा ऑन जनवरी 25, 2010। थ्रू दिस amendment in article 334 the word 60 year जो है has been substituted by 70 years, ठीक है। मतलब 60 years जो था वो 70 years हो गया है क्योंकि 10 साल और बढ़ा दिया गया ना यहाँ पे। अब देखो 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012, तो देखो ये होता क्या है कि इंसर्ट करता है आर्टिकल 371, वो किसके लिए है, तो स्पेशल प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ कर्नाटका, है ना। इसमें देखो होता क्या है कि अच्छा ये इतना ही है। देखो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2014 में ये इंसर्ट करता है न्यू आर्टिकल 124A, 124B और 124C, जो बेसिकली क्या कहता है कि अमेंड करता है इन आर्टिकल 127, 128, 217, 222, 224A और 231। अब देखो अमेंडमेंट जो है वो क्या करता है कि मेक्स द प्रोविजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, एनजैक, ठीक है, ये खत्म भी हो जाता है, ठीक है, एनजैक। तो अमेंडमेंट जो है प्रोविजन लाता है कि फॉर्मेशन ऑफ एनजैक है जिसमें 16 स्टेट असेंबली आउट ऑफ 29 स्टेट जो है वो इंक्लूडिंग गोवा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा जो है वो रेटिफाई करते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेशन दैट इनेबल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो क्या करेंगे टू गिव हिज असेंट टू द बिल। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ऑन 16 अक्टूबर 2015 क्वेश्चन द अमेंडमेंट इन टोटो, ठीक है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, मतलब 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अब वो कुछ भी नहीं है।
अब देखो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट शेड्यूल को ये बेसिकली अमेंड किया है। तो ये है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो क्या करेगा, गिव इफेक्ट टू द एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरी बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरी टू बांग्लादेश, जो कन्फर्मेंट करेगा ऑफ द सिटीजनशिप राइट ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ इनक्लेव कॉन्सिक्वेंट टू साइनिंग ऑफ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, मतलब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। अब देखो आगे आपका इंपॉर्टेंट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये बेसिकली 6th और 7th शेड्यूल को अलॉन्ग विद आर्टिकल 248, 249, 250, 268, 269, 70, 71, 286, 336 एंड 368 को ये बेसिकली अमेंड करता है। और ये क्या करता है, आर्टिकल 246A, 269A और 279 को इंसर्ट किया गया, और आर्टिकल 268A हैज़ बीन ओमिटेड, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 246A, देखो यहाँ पे लिखा 246A, ये स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी के लिए लाया गया था, ठीक है। वो ठीक है, आप एक बार देख लोगे, बेसिकली इतना डेप्थ में तो नहीं ना पूछेगा, है ना। अब देखो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में लाया गया था, ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC जो है, ये 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था। आपको 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सारा याद रहना चाहिए। तो 99 तो कोई काम का है नहीं, 100 वाला जो है देखो कोई काम का है नहीं, मतलब एनजैक है जो अभी मतलब वो ओमिट कर दिया गया है। 100 इंडियन बांग्लादेश टेरिटोरियल मतलब शेयरिंग के लिए था। 101 आपका जीएसटी था। 102 NCBC के लिए था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये न्यू आर्टिकल 338B और 342A जो है वो इंसर्ट किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द अमेंडमेंट बिसाइड द मॉडिफिकेशन ऑफ आर्टिकल 338 एंड 366। वहीं पे 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, ये एक्ट जो है अमेंड करता है आर्टिकल 15 को और 16 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली ऐड करता है क्लॉज को जो अलाउ करेगा स्टेट को कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। किसके लिए? तो एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन। मतलब ये बेसिकली 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, किसी भी वीकर सेक्शन को आप एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो आप अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 15 और 16, है ना। आई होप दैट मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। अब देखो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 वाला, ये एक्ट जो है ये भी मे बी कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये केम इनटू फोर्स ऑन 25 जनवरी 2020। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है बेसिकली कब आया है? जनवरी 2020 में। ये एक्ट जो है ये अमेंड करेगा आर्टिकल 334 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके लिए? फॉर मार्जिनल हेडिंग the following marginal heading shall be substituted, namely reservation of seats and special representation to the to seize after the certain period। साथ ही साथ in the long line after the clauses A and B for words 70 years, the word 80 years is respect of the clause and 70 years in respect of the clause B shall be substituted, ठीक है। उसके बाद देखो 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो 105 अमेंडमेंट एक्ट जो 2021 में लाया गया, ये बेसिकली एक्ट जो है वो रिस्टोर करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो आइडेंटिफाई करेगा specify socially and educationally backward classes SEBS। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2001 to 2021 ये बेसिकली पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा ऑफ लोकसभा 10 अगस्त एंड राज्यसभा ऑन 11 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ड्यूरिंग द मानसून सेशन द बिल जो है शुड बी कंसिडर्ड एज 1/5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आफ्टर बीइंग री-नंबर्ड। उसके बाद 6th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, ये बेसिकली पॉपुलरली नोन एज वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ऑन 19 सितंबर 2023। ड्यूरिंग द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट द लेजिस्लेशन सीक करता है to allocate 33% of the seats in directly elected Lok Sabha, State Legislative Assembly and Delhi Legislative Assembly for women, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 21 एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। तो सबसे पहले इसमें आएगा प्रेसिडेंट। देखो पावर जो है ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 53 में दिया गया है। पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव कहाँ है यूनियन का? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा गया है प्रेसिडेंट को, तो हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद द प्रेसिडेंट जो है इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट है।
एंड एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए हैं बाय इलेक्टोरल कॉलेज इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कंसिस्ट करते हैं इलेक्टेड कौन मतलब वोट कर सकते हैं फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, तो कौन कौन वोट कर सकते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। और इन प्रेसिडेंट इलेक्शन वोट ऑफ वैल्यू कितना है ये आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, यही होता है आपका वोट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। वैल्यू ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए का कितना वैल्यू होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ, थोड़ा सा देख लो आप यहाँ पे, देखो कौन कौन वोट करता है। तो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और नॉमिनेटेड मेंबर जो है ना वो नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, है ना, और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, यहाँ पे नॉमिनेटेड नहीं होंगे। वहीं पे वाइस प्रेसिडेंट में नॉमिनेटेड भी आते हैं, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे वहाँ पे जाके, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज सपोर्टेड ऑन 2 ग्राउंड। देखो डायरेक्ट इलेक्शन जो है, मतलब क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट, तो देखो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द लार्ज इलेक्टोरेट ऑफ द पीपल वुड बी वेरी कॉस्टली। तो देखो पैन इंडिया करवाओगे ना आप, तो वो तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। रियल पावर जो है बेसिकली वेस्टेड इन मिनिस्टर, सो इट वुड बी anomalous to elect the president directly without giving him the real power। वहीं पे देखो क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑन द प्रेसिडेंट आर, क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, एज 35 कंप्लीट होना चाहिए, 35 होना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल्स, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन के लिए ये क्वालिफाइड होने चाहिए। वही वाइस प्रेसिडेंट का आप देखोगे ना तो राज्यसभा के लिए वो क्वालिफाइड होने चाहिए। साथ ही साथ मस्ट नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट्स और अंडर एनी लोकल और अदर अथॉरिटी सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑफ एनी सेट गवर्नमेंट, ठीक है, या मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58। वहीं पे आर्टिकल 58 ये और कहता है कि सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट जो है और मिनिस्टर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द यूनियन और फॉर एनी स्टेट इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, है ना। मतलब कहता है कि सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन और द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट और मिनिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट जो है वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब ये बता रहे हैं ये लोग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में रह सकते हैं। प्रेसिडेंट्स टर्म्स ऑफ ऑफिस कितना है, 5 years फॉर द डेट ऑफ विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जो वो एंट्रेंस लेते हैं तब से 5 साल। प्रेसिडेंट कैन सबमिट द रेजिग्नेशन इन राइटिंग अंडर द एड्रेस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद ओनली ग्राउंड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 61 क्लॉज 1 इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ ग्राउंड इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट क्या हो सकता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये इंपॉर्टेंट ऑन विच ग्राउंड, तो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप किस ग्राउंड में प्रेसिडेंट को हटा सकते हो। और प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन कहाँ सबमिट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। इनको अपॉइंट कौन करता है, मतलब ये ओथ कहाँ लेते हैं, तो सीजीआई के पास लेते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा ये सब। इम्पीचमेंट जो है बेसिकली क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है इन द पार्लियामेंट। साथ ही साथ आइदर हाउस में रिफर टू चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड दैट। उसके बाद एक रिजोल्यूशन है जो बेसिकली कंटेन करेगा प्रोपोजल जो बेसिकली मूव किया गया आफ्टर 14 डेज, ठीक है, ये मतलब 14 डेज एडवांस नोटिस आपको देना होगा जो साइन किया जाए नॉट लेस देन 1/4 ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है। एक रिजोल्यूशन जो है वो कंटेन करेगा कि आप मूव करें, मतलब 14 डेज एडवांस नोटिस डाल रहे हो वायलेशन ऑफ द, मतलब आपको अगर मान लो प्रेसिडेंट को हटाना है, रिजोल्यूशन जो है वो कहाँ 14 डेज एडवांस नोटिस के बाद क्या होता है कि रिजोल्यूशन जो है वो पास, फिर से बताते हैं, रुको सॉरी, एक रिजोल्यूशन जो है उससे ही पहले प्रेसिडेंट को अगर आपको हटाना हो तो आपको क्या करना होगा, तो इन केस इफ़ यू वांट टू मूव प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ग्राउंड क्या होना चाहिए, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, एक रिजोल्यूशन पास करना चाहिए जो बेसिकली 14 डेज का होना चाहिए, मूव आफ्टर 14 डेज नोटिस इन राइटिंग साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस। उसका रिजोल्यूशन जो है वो पास होना चाहिए बाई
majority of not less than 2/3 of total membership of the house, और charge preferred by one house is investigated by the other house। उसका प्रेसिडेंट जो है उनके पास राइट टू अपीयर है एंड टू बी रिप्रेजेंटेटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। उसको अगर रिजोल्यूशन जो है पास कर दिया जाता है बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर टोटल मेंबरशिप ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, और डिक्लेयर करता है कि चार्ज जो है बेसिकली सस्टेन्ड है, तो प्रेसिडेंट शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। ये बहुत पेचीदा प्रोसेस है, बहुत नॉर्मली बताया गया है, लेकिन ये इतना आसान ये है नहीं, ठीक है। एज एन आपको ये पता होगा, हम लोगों ने कुछ देर पहले स्पेशल मेजोरिटी पढ़ा था ना, तो ये वही है 2/3 मेंबर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 2/3 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इफ़ अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर इज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, ही शैल बी डीम टू हैव वेकेट हिज सीट इन दैट हाउस। किसी भी हाउस में है वो, आइदर लोकसभा और राज्यसभा, ही हैज़ टू वेकेट दैट सीट। उसमें वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कैसे हो सकते हैं, तो ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ 5 years। तो वैकेंसी है ना, एब्सेंट और वैकेंट दोनों में बहुत अंतर है ना। एब्सेंट जो है उसका हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वैकेंट का कुछ दूसरा होगा। तो एब्सेंट क्यों है, नहीं सॉरी, वैकेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी एब्सेंट का नहीं। तो वैकेंट कैसे हो सकता है, तो अगर मान लो उनका टर्म खत्म हो गया हो, डेथ हो गया हो उनका, या फिर वो उन्होंने अपने पद से, या फिर इफ़ ही हैज़ गिवन रेजिग्नेशन, या फिर रिमूव कर दिए गए बाय इम्पीचमेंट। अदरवाइज एग्जाम्पल ऑफ सिटिंग असाइड ऑफ हिज इलेक्शंस आर एज अ प्रेसिडेंट। फिर अन इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो एज आपको यहाँ पे डॉक्टर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को ये एज एन आई थी, है ना, ये आपको याद रखना है। एक्टिंग प्रेसिडेंट आपको याद रखना है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं देख लोगे। उसमें देखो आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपना ऑफिस नॉट विथ स्टैंडिंग हिज टर्म्स हैज़ एक्सपायर अंटिल द सक्सेसर। मतलब वो तब तक अपने ऑफिस में रहेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट जो है उस ऑफिस में नहीं आते हैं, उस सीट में नहीं आते हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर वाइस प्रेसिडेंट गेटिंग अ चांस टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन दिस केस। तो इन केस वो प्रेसिडेंट जो है वो अपना पद छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट विल कम, ठीक है। वो उनको अपना पोजीशन, मतलब अपने चेयर में रहना पड़ेगा अंटिल न्यू प्रेसिडेंट कम्स। उसके बाद अगर वैकेंसी अराइज होता है, इफ वैकेंसी अराइजेस अदर देन बाय एक्सपायरी ऑफ द टर्म, तो इलेक्शन जो है बेसिकली फाइल किया जाएगा। द टू फिल द वैकेंसी मस्ट बी हेल्ड विद इन द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ द वैकेंसी। अगर इफ मिड टर्म वैकेंसी अराइज होता है इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। अब देखो इंक्रीज ऑफ एमॉल्वमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मतलब पैसा बढ़ा दिया गया है, 4 लाख कर दिया गया है, ठीक है। वो अब छोड़ो, सब कोई काम का नहीं है। अब देखो पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट को ना हम लोग ना बांटेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, उसके बाद और भी होगा, है ना, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, लेजिस्लेटिव पावर, है ना। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में तो प्रेसिडेंट जो है ये फॉर्मल हेड है ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ यूनियन होगा ना वो इनके नाम पे किया जाएगा। ये आर्टिकल 77 में दिया गया है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द यूनियन आर एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। वहीं पे आर्टिकल 7853 क्लॉज 1 वो क्या कहता है कि ऑल द ऑफिसर इन द यूनियन जो है आर द प्रेसिडेंट सबॉर्डिनेट, और ही और शी हैज़ अ राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन, ठीक है। अब चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ओथ और रेजिग्नेशन। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेते हैं, सीजीआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने आपको बताया था। और रेजिग्नेशन ही किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। वहीं वाइस प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेते हैं, प्रेसिडेंट लेते हैं, और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट लेते हैं। गवर्नर का चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेते हैं ओथ, लेकिन रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट लेते हैं। वहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ कौन लेते हैं, प्रेसिडेंट लेते हैं, और रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट लेते हैं। और प्राइम मिनिस्टर का ओथ जो है प्रेसिडेंट लेते हैं, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट लेते हैं। वहीं स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इनका ओथ ये तो एज एन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेंगे, तो स्पीकर ऑफ लोकसभा एज एन मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेते हैं, तो इनका भी एज एन प्रेसिडेंट ही लेते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को ये देंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको एक चीज़ याद रखना होगा, सभी को प्रेसिडेंट ही देते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, ही गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट, और स्पीकर जो है वो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। देखो प्रेसिडेंट जो है शैल हैव द पावर टू अपॉइंट एंड रिमूव हाई डिग्निटरीज इंक्लूडिंग द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अदर मिनिस्टर ऑफ यूनियन, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, कैग, चीफ जस्टिस ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई
and judges of High Court of the states, Governor of the states, Chief Election Commission and other Election Commission of India, Member of India Interstate Council, Chief Commissioner of Union Territory, Member of Finance Commission, member of Language Commission, member of Backward Class Commission, member of Monetary Commission और इंडियन एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेट्स। ठीक है, ये हो गया आपका एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, है ना। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे मिलिट्री पावर में। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स जो है ये वेस्टेड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर, बट द पार्लियामेंट जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं एक्सरसाइज ऑफ सच पावर। ये आर्टिकल 53 क्लास 2 में दिया गया है। वहीं पे सर्टेन एक्ट्स कैन नॉट बी डन बाय द प्रेसिडेंट विदाउट अप्रोचिंग द पार्लियामेंट फॉर सैंक्शन, जैसे कि एक्ट्स विच इन्वॉल्व द एक्सपेंडिचर ऑफ मनी बिल। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मनी बिल सच एज रेजिंग, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, वो प्रेसिडेंट कैन नॉट बी डन बाय द प्रेसिडेंट विदाउट अप्रोचिंग पार्लियामेंट, है ना। उसके बाद देखो डिप्लोमेटिक पावर है। तो प्रेसिडेंट जो है बेसिकली एम्पावर्ड है, जो नेगोशिएट कर सकते हैं ट्रीटीज़ को और एग्रीमेंट को विद अदर कंट्रीज ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर सब्जेक्ट टू रटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इन इंटरनेशनल अफेयर्स, अपॉइंट्स इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स टू अदर कंट्रीज, रिसीव करते हैं डिप्लोमेटिक्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अदर स्टेट्स। वहीं लेजिस्लेटिव पावर जो है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकते, समॉन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं, ठीक है, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना। समॉन कर सकते हैं, प्रोरोग कर सकते हैं द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और डिसॉल्व टू द लोकसभा। मैंने बोला डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, तो मैं गलत था। तो डिसॉल्व टू द लोकसभा। ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू समॉन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन देम। कौन करते हैं समॉन? तो जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट करते हैं। ये आर्टिकल 108 में दिया गया है। मैंने कुछ देर पहले आपको ये बताया भी था, है ना। प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, असेंबल करते हैं टुगेदर और एट द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू लोकसभा एंड एट कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। प्रेसिडेंट हैज़ राइट टू एड्रेस आइदर हाउसेस और their joint sitting at any time and to require the attendance of member for his purpose। ये आर्टिकल 86 क्लास 1 में दिया गया है। राज्यसभा जिनके पास 12 मेंबर है, वो नॉमिनेट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द पर्सन हैविंग द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। प्रेसिडेंट जो है वो एम्पावर करते हैं कि वो नॉमिनेट करेंगे नॉट मोर देन 2 एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा इफ दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। ठीक है, मतलब देखो ये अब प्रावधान ये रहा ही नहीं आर्टिकल 331 वाला। उसका प्रीवियस सैंक्शंस और रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो रिक्वायर करेंगे इंट्रोड्यूसिंग द लेजिस्लेशन ऑन द फॉलोइंग मैटर। मतलब देखो बिल जो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, तो प्रीवियस सैंक्शन चाहिए या फिर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए। वैसे बिल को चलिए देखते हैं कौन सा बिल होगा जो प्रीवियसली मतलब रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट का फॉर इट्स एंट्रेंस इनटू द इंट्रोडक्शन इनटू द लेजिस्लेशन। तो बिल जो है प्रोवाइडिंग फॉर एनी मैटर स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 31 क्लॉज A1 ए मनी बिल के लिए, ठीक है, मतलब मनी बिल के इंट्रोडक्शन के लिए प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए, ठीक है, रिकमेंडेशन चाहिए। बिल जो इन्वॉल्व करेगा एक्सपेंडिचर फॉर द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल जो अफेक्ट करेगा टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, स्टेट बिल्स इम्पोजिंग द रेस्ट्रिक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। बिल जो है वो एक्ट बनता है ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ओनली आफ्टर इट रिसीव्स द एसेंट टू द प्रेसिडेंट। जब बिल जो है वो प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास फॉर एसेंट, तो वो क्या क्या कर सकते हैं, उनके पास कौन सा पावर है। तो जब बिल जो है प्रेसिडेंट के पास लिया जाता है, ही में डिक्लेयर हिज एसेंट टू द बिल, मतलब वो बिल को एसेंट दे सकते हैं। ही में विथ होल्ड एसेंट टू द बिल, वो बिल को एसेंट नहीं दे सकते, रोक सकते हैं। ही में इन केस ऑफ बिल अदर देन मनी बिल रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं कि आप इसको ठीक करके लाइए, रिकन्सिडर कर लाइए विदाउट मैसेज और सजेशन अमेंडमेंट। इफ़ द बिल जो है वो बिल फिर से पास करता है बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विथ और विदाउट अमेंडमेंट टू द अगेंस्ट द अगेन प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, तो इट वुड बी ऑब्लिगेटरी अपॉन हिम टू डिक्लेयर हिज एसेंट, मतलब उस टाइम उनको एसेंट देना ही होगा। अब देखो द वीटो पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट जो है ये बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउ एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास पावर है कि वो डिसअलाउ कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें वो प्रावधान नहीं है कि इन केस इफ ही रिटर्न्स द बिल एंड वंस मोर द बिल अगेन कम्स देन इट्स ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही कैन अगेन रिटर्न द बिल, है ना। तो देखो
तो फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द बिल ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विच आर रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, मनी बिल जो है सो रिजर्व कैन नॉट बी रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट। फिर इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट इवन टू बिल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। प्रेसिडेंट जो है वो कैन legislate by ordinance at any time when it's not possible to have a parliamentary enactment on the subject immediate। अब देखो हम लोग पार्डनिंग पावर देख लेते हैं। तो पार्डनिंग पावर जो है, तो प्रेसिडेंट जो है एज वेल एज द गवर्नर वो पोजेसेस पावर टू ग्रांट पार्डन। दोनों के पास पावर है लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। देखिए पार्डन जो है रिसेंट्स, एब्रोगेट्स और रिवोक्स बोथ द सेंटेंस एंड कन्विक्शंस एंड एब्जॉर्ब्स द ऑफेंडर फ्रॉम ऑल द पनिशमेंट्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब उनके पार्डन को, मतलब उनके पनिशमेंट को ये पार्डन कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ठीक है। इवन द डेथ सेंटेंस प्रेसिडेंट कर सकते हैं लेकिन गवर्नर वही नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब कम होता है, ठीक है। एज इन वर्ड्स आप एज इन मानो कम, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं लेकिन कम करना है, मैं बना के बता दे रहा हूँ। मेयरली सब्सटीट्यूट करना है वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इनटू अनदर, लाइटर, कम कर देना, लाइटर कैरेक्टर। रेमिशन मतलब इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। रिड्यूस करना है अमाउंट ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द कैरेक्टर। 10 साल का सजा था वो 5 साल का हो गया, है ना। उसके बाद रेस्पाइट मीन्स अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इंस्टेड ऑफ पेनल्टी प्रिस्क्राइब्ड इन द व्यू ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन ऑफेंडर्स एक्सेट्रा। ये रेस्पाइट हो गया। रिस्पेक्ट फॉर द वुमेन्स, ऐसे याद रख सकते हो। रिप्राइव मीन्स स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस, एग्जाम्पल पेंडिंग अ प्रोसीडिंग फॉर अ पार्डन और अ कम्यूटेशन, है ना। अब देखो एक बार कंपेयर करते हैं बिटवीन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ग्रांट कर सकते हैं, वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंशन, रेमिशन और कम्यूटेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शियल। गवर्नर हैज़ नो सच पावर। तो गवर्नर के पास पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शियल का एज अ उस तरह के प्रॉब्लम्स के को पार्डन करना या फिर रिप्राइव, रेस्पाइट, सबमिट, रमिश करना, ये उनके पास पावर नहीं है। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास पावर है। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। साथ ही साथ गवर्नर के पास पावर है कि एक्सटेंड करना है अपॉन टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। गवर्नर के पास कोई पावर नहीं है जो पार्डन कर सकते हैं इन केस ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। मतलब ये डेथ सेंटेंस को एज इन पार्डन नहीं कर सकते हैं, बट he can suspend, remit or commute a sentence of death. Only president can pardon a death sentence. फिर इमरजेंसी पावर देखते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो बेसिकली डील करेगा विद द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। मिसलेनियस पावर देखते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो बेसिकली रूल बना सकते हैं और रेगुलेशंस जो रिलेट करेगा वेरियस मैटर्स को। साथ ही साथ ही और शी के पास पावर है जो क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं गवर्नर को क्या प्रोमulgate करिए ऑर्डिनेंस, जो कि इफ़ अ बिल जो है कंटेन करता है सेम प्रोविजन जो रिक्वायर करेगा प्रीवियस सैंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि रेफर कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो ये जो है ना, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज से ओपिनियन मान सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट इंस्टेंस में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो बोले कि वो आंसर ना दे, लेकिन सेकंड इंस्टेंस में अगर फिर से प्रेसिडेंट अगर मांगते हैं एज इन व्हाट वी से एडवाइस मांगते हैं, तो एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट जज इज ऑब्लिगेटरी टू गिव द एडवाइस। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने बता दिया, है ना। तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि अपॉइंट कर सकते हैं सर्टेन कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग ऑन अ स्पेसिफिक मैटर सच एज कमीशन टू रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड वेलफेयर ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस, फाइनेंस कमीशन, कमीशंस ऑफ ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज एंड इंटरस्टेट काउंसिल। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास उसके पास सम स्पेशल पावर है जो बेसिकली रिलेट करेगा टू यूनियन टेरिटरी और टेरिटरीज विच आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय यूनियन। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट शैल हैव सर्टेन स्पेशल पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइब्स एंड ट्राइबल एरिया इन असम। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास सर्टेन स्पेशल प्रोविजन है जो बेसिकली क्या करेंगे, स्पेशल पावर है जो बेसिकली पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं इमरजेंसी प्रोविजन। तो प्रेसिडेंट के पास प्रेसिडेंट कैन मेक प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। कौन कर सकते हैं, प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन और क्रिएट देयर ऑफ ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द
ऑफ द कैबिनेट, तो सिर्फ ये रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट ये कर सकते हैं। तो उसके बाद एवरी सच प्रोक्लेमेशन मस्ट बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट। साथ ही साथ इट्स मतलब देखो इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में बोल रहे हैं, तो अगर मान लो उस तरह का प्रोविजन आता है तो आप उसको पार्लियामेंट में फिर लाओगे लेड बिफोर द पार्लियामेंट, जो बेसिकली इट ceases to be an operational unless it is approved by resolution of house both the house of the parliament with a special majority within 1 month from the date of its issue। मतलब जिस दिन वो इशू हुआ है उससे 1 महीना के अंदर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से ये पास हो जाना चाहिए एज इन स्पेशल मेजोरिटी से। तो एज इन अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो रहा है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसको लगाने के लिए। वहीं पे अगर आपको हटाना है तो आप सिंपल मेजोरिटी से उसको हटा सकते हो, या फिर प्रेसिडेंट अपने मन से भी उसको हटा सकता है। ठीक है, प्रोक्लेमेशन जो है वो गेट अ फ्रेश लीज फॉर 6 मंथ, मतलब अगर वो चलता रहा तो इंडिफिनिट पीरियड के लिए वो चलता रह सकता है इमरजेंसी प्रोविजन, नेशनल इमरजेंसी फॉर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स अप्रूव्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब उसको 6 महीने में रिन्यू करते रहना होगा। फिर आफ्टर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 350 जो है कैन बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ होल ऑफ द इंडिया ओनली और ओनली ए पार्ट ऑफ देयर ऑफ, मतलब या तो पूरा इंडिया आप लगा सकते हो या कुछ पार्ट में लगा सकते हो। उसके बाद ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगता है तो यूनियन जो है कैन गिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट्स रिगार्डिंग द एक्सरसाइज ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर। ये आर्टिकल 353 क्लॉज ए में दिया गया है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन जो है वो एक्सटेंड कर सकता है नॉर्मल लाइफ ऑफ लोकसभा फॉर 1 ईयर at a time and not exceeding 6 months after the proclamation has ceased to operate। ठीक है, मतलब जैसे ही प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाए तो 6 मंथ तक वो बढ़ सकता है। उसके बाद नॉर्मल लाइफ ऑफ लोकसभा जो है वो एक्सटेंड कर सकता है, वो एक ही बार हुआ है 1976 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था, तो बेसिकली वो लोकसभा का टाइम पीरियड जो है बढ़ गया था। फिर ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट रिगार्डिंग स्टेट सब्जेक्ट। उसके बाद ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो रिलेट करता है टू द एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर्टिकल 268 टू 279 बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स बाय ओन ऑर्डर। सच ऑर्डर जो है बेसिकली सब्जेक्ट टू approval by the parliament article 354 and has no effect beyond the financial year in which the proclamation itself ceases to operate। अब देखो इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी ऑन द फंडामेंटल राइट्स। देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, मैं उस स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में भी ये बताया था आपको आर्टिकल 358 359 के बारे में। देखिए आर्टिकल 358 क्या कहता है कि ये बेसिकली राइट जो प्रोवाइड किया गया है ना आर्टिकल 19 में, वो उसका कोई काम नहीं रहेगा, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा अगेंस्ट द स्टेट ड्यूरिंग द इमरजेंसी। मतलब जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगा, ठीक है, वैसे ही आपका आर्टिकल 19 जो है वो कोई काम का नहीं रहेगा, वो आर्टिकल 358 कहता है। वहीं आर्टिकल 359 जो है ना वो राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। जिसमें देखो आर्टिकल 20-21 जो है वो कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, है ना, और अगर वो सस्पेंड होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, एज एन आर्टिकल 359 यही कहता है। उसके बाद फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 was made by the president on October 26, 1962 in the view of Chinese aggression in northeast frontier। ठीक है, उसके फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन जून 25, 1975 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जो है वो मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। कब हुआ था ये? 1975 को, जून 25। उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो, मतलब देखो ये स्टेट ठीक है, स्टेट इमरजेंसी है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है ना, वही मुझे याद नहीं आ रहा था। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी फॉर द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जो है कैन नॉट बी कैरिड फॉर एनी रीजन। उसके बाद ड्यूरिंग इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 सर्टेन सेंटर जो है डज नॉट गेट द पावर टू सस्पेंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये याद रखना है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट को। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब एज इन प्रेसिडेंट रूल में, तो स्टेट लेजिस्लेचर जो वो सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल 356 के टाइम पीरियड में, ठीक है। 352 में स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं होता है, आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी दैट इज आर्टिकल 356 के टाइम पीरियड में जब इमरजेंसी लगता है तो लेजिस्लेचर जो है सस्पेंड हो जाता है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है बेसिकली एज्यूम किया जाता है प्रेसिडेंट इन होल और पार्ट। दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड एज अ प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद अंडर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 पार्लियामेंट के पास, मतलब वो लेजिस्लेट कर सकता है इन द रिस्पेक्ट ऑफ
state subject only by itself, but under a proclamation under Article 356 of the other kind, it can delegate its power to legislature for the state, to the president or any other authority specified by him. Proclamation of the emergency for the failure of constitutional machinery, वो क्या हो सकता है, वो एक्सटेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट अप टू 3 ईयर्स। मतलब देखो, नेशनल इमरजेंसी रहेगा वो इनडिफिनिट पीरियड के लिए वो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन कैसे, हर 6 मंथ में उसका अप्रूवल होना चाहिए, रिन्यूअल होना चाहिए। वहीं पे आर्टिकल 356 वाला जो है वो आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ कैच है, ठीक है। क्या हो गया, ठीक है, इसमें भी कुछ कैच है कि 3 साल तक कैसे बढ़ा सकते हो, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि नेशनल इमरजेंसी को आप एक्सटेंड कैसे कर सकते हो। उसके बाद अब हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।